नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। और लीजिए, इसी के साथ तिहाड़ का सबसे बड़ा विकेट गिर गया। तिहाड़ के कैप्टन तिहाड़ में ही आउट हो गए। एक ठग ने ऐसी गुगली फेंकी है कि पिछले कई महीनों से पूरा तिहाड़ एक पैर पर नाच रहा है। और अब इसी मामले में तिहाड़ के डीजी संदीप गोयल को उनके पद से हटा दिया गया है। और ये तब हुआ जब सुकेश चंद्रशेखर ने कुछ दिन पहले ही डीजी पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया था। वैसे आपको बता दूं कि इसी इल्जाम में तिहाड़ के 80 से ज्यादा जेल स्टाफ पहले ही नप चुके हैं। देश की किसी जेल में शायद ही ऐसा खेल कभी हुआ हो। अमूमन जुर्म करने के बाद मुजरिम जेल जाता है और वहां अपने किए की सजा काटता है, मगर यहाँ एक ठग जेल जाता है और फिर जेल से ही ठगी का अपना कारोबार ऐसा फैलाता है कि लगभग पूरा का पूरा जेल अमला ही उसके कारोबार में पार्टनर बन जाता है। अंधी लूट मच जाती है जेल के अंदर, पर फिर जैसे ही ठग पर गाज गिरती है वो एक एक कर अपने पार्टनर का नाम लेना शुरू कर देता है। अस्सी से 85 नाम तो पहले ही ले चुका था। उनमें जेल के सरदार का नाम भी शामिल था, मगर सरदार को बेअसरदार अब जाकर किया गया। जी हां, देश की सबसे नामचीन तिहाड़ जेल के सबसे बड़े जेलर यानी जेल महानिदेशक संदीप गोयल ठग सुकेश चंद्रशेखर का सबसे ताजा शिकार बनते हुए तिहाड़ से बाहर कर दिए गए। उनसे कहा गया है कि अब वो दिल्ली पुलिस मुख्यालय में जाकर बैठें और अगले आदेश का इंतजार करें। वैसे सुकेश समेत दिल्ली के जेल मंत्री भी इस वक्त जेल में ही हैं। ठग ने नाम उनका भी लिया है, पर उनकी खबर का अभी इंतजार कीजिए। फिलहाल तो सबसे बड़े जेलर से पूर्व हो चुके संदीप गोयल की बात करते हैं। इधर सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक खत लिखकर गोयल पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के इल्जाम लगाए। और उधर डीजी जेल संदीप गोयल को शुक्रवार को उनके पद से हटाकर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने को कहा गया। अब 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर संजय बेनीवाल को डीजी जेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन संदीप गोयल के तबादले की इस पूरी कहानी को समझने से पहले आपको तिहाड़ में ही बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर की इस चिट्ठी पर एक निगाह डाल लेनी चाहिए। वो चिट्ठी जो 1 नवंबर को सामने आई थी। सुकेश ने जेल में बैठे बैठे ही ये खत उपराज्यपाल के नाम लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन डीजी जेल संदीप गोयल के जरिए उसे धमकाया करते थे। जैन और उनके लोग उससे जेल में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर महीने 2 करोड़ रुपए वसूलना चाहते थे। और डीजी संदीप गोयल इसके लिए उसे लगातार डरा रहे थे। हारकर उसने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए, आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए और डीजी जेल संदीप गोयल को 12 करोड़ रुपए। कहने की जरूरत नहीं है कि इस चिट्ठी के आम होते ही सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी ने जेल में चल रहे रिश्वतखोरी के इस खेल को महाठग सुकेश चंद्रशेखर और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच का फ्रेंडली मैच करार दिया, जिस पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब सुकेश ने गोयल पर इल्जाम लगाया, बल्कि इससे पहले भी सुकेश ने अपने खिलाफ चल रहे ठगी के मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस और ईडी से गोयल के बारे में शिकायत की थी। यहां तक कि सुकेश ने गोयल के खिलाफ इस सिलसिले में अदालत में याचिका भी दाखिल कर रखी है।
लेकिन इसी बीच उपराज्यपाल को खत लिखकर मानो उसने इस मामले को नए सिरे से हवा दे दी है, जिसका असर अब गोयल के तबादले के तौर पर देखा जा रहा है। सुकेश ने इससे पहले जेल में कुल 82 अफसरों और कर्मचारियों पर संगठित तौर पर वसूली का रैकेट चलाने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग न सिर्फ इस मामले की जांच कर रही है, बल्कि इस सिलसिले में कई अफसरों और कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बात उन दिनों की है जब महाठग सुकेश चंद्रशेखर ठगी के किसी दूसरे मामले में तिहाड़ जेल की रोहिणी शाखा में बंद था। तब उसका ठिकाना जेल नंबर 10 का वार्ड नंबर 3 और बैरक नंबर 204 हुआ करता था। लेकिन इस बैरक को सुकेश ने सिर्फ अपने पैसों के दम पर जेल का बैरक नहीं बल्कि नखलिस्तान में तब्दील कर दिया था। यानी इस बैरक में उसे ऐशो आराम की हर वो चीज बस एक इशारे पर उपलब्ध थी जो चीज कोई बड़ा से बड़ा रईस आदमी बाहर अपनी दौलत के दम पर हासिल कर सकता था। फिर चाहे वो 5 स्टार होटल का खाना हो, ब्रांडेड कपड़े हो, महंगे गैजेट्स हो, परफ्यूम्स हो या फिर ड्रिंक्स या कुछ और, सुकेश के पास जेल में रहते हुए ही ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद होती थी। और तो और जेल में उसके पास एक हाई एंड BMW कार भी हमेशा खड़ी रहती थी, जिस पर जेल का ही सरकारी स्टिकर लगा होता था। और इस कार से वो जब चाहे जिसे चाहे अपने गेस्ट के तौर पर जेल तक पिक और ड्रॉप कर सकता था। और ये शाही इंतजाम मुमकिन था सिर्फ और सिर्फ रिश्वत के पैसों के दम पर। लेकिन जब जेल में फैलाए गए उसके इस जाल बट्टे की पोल खुली और जांच शुरू हुई तो पहली ही तफ्तीश में जेल के 8 कर्मचारी नप गए। उन्हें मकोका के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जब तफ्तीश काफी आगे बढ़ चुकी है तो पता चला है कि सुकेश के रिश्वत के टुकड़ों पर पलने वाले ऐसे अफसरों की तादाद कोई मुट्ठी भर नहीं बल्कि मुट्ठी भर भर कर है। और तभी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस सिलसिले में रोहिणी जेल के 82 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आज तक के पास ऐसे दागी अफसरों और मुलाजिमों की पूरी लिस्ट मौजूद है जिन पर सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों की रिश्वत लेने का इल्जाम है। और इस लिस्ट में 10 असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट लेवल के अफसरों के साथ साथ तकरीबन 7 दर्जन मुलाजिमों के नाम शामिल हैं। अब आइए इस मामले की अब तक की तफ्तीश और तफ्तीश में सामने आए तथ्यों की सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस सिलसिले में सबसे पहले 7 अगस्त 2021 को सुकेश चंद्रशेखर और अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 170, 384, 386, 388, 406, 409, 419, 420, 468, 471, 506, 186, 353 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया था। इसके अलावा आईटी एक्ट और मकोका की धाराओं के तहत भी इल्जाम थे। इस केस में सुकेश चंद्रशेखर पर जेल में रहते हुए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट यानी वसूली रैकेट चलाने का इल्जाम था, जबकि जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर उसकी मदद करने के आरोप थे। आगे इस मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के हवाले कर दी गई और तब जांच में जो बातें सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए रोहिणी जेल में लगी तमाम सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रोस्टर, फोन कॉल्स की डिटेल्स और दूसरी पहलुओं की जांच की। खासकर जेल के वार्ड नंबर 3 के बैरक नंबर 204 के आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई, जहां सुकेश चंद्रशेखर को बंद रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 जुलाई 2021 से 14 अगस्त 2021 की फुटेज की जांच करने पर यह पाया गया कि सुकेश के बैरक में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की रेंज को पर्दों और पानी की बोतलों से जानबूझकर ब्लॉक कर दिया गया था और इस पूरे समय में कैमरों के व्यू को क्लियर करने की कोई कोशिश नहीं की गई। हद तो यह रही कि इस दौरान सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए तैनात वार्डर नीरज मान ने अपने रोस्टर में इस सिलसिले में टिप्पणियां भी की थी। लेकिन न सिर्फ उन टिप्पणियों को जानबूझकर अनदेखा कर दिया गया, बल्कि जांच में यह पता चला कि जेल के अफसरों ने खुद वार्डर नीरज मान को इस तरह की टिप्पणियां करने से मना किया था, जो इस बात का सबूत है कि जेल से चलाए जा रहे ठगी और वसूली के रैकेट में किस तरह रोहिणी जेल के अफसर ही सुकेश चंद्रशेखर की ढाल बनकर खड़े थे, उसकी मदद कर रहे थे। ड्यूटी रोस्टर की जांच और कुछ आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद पुलिस को और भी कई हैरान करने वाली बातें पता चली। ये साफ हुआ कि सुकेश के बैरक में सिर्फ उसकी मर्जी के स्टाफ को ही ड्यूटी पर तैनात किया जाता था।
यानी ये स्टाफ उसकी निगरानी के लिए नहीं बल्कि उसकी फरमाइशें पूरी करने या फिर यूं कहें कि उसकी तीमारदारी के लिए होते थे। कब्जे में लिए गए फोन की सीडीआर और आईपीडीआर की जांच से भी ये पता चला है कि इस दौरान सुकेश चंद्रशेखर धड़ल्ले से जेल में लगातार 2 मोबाइल फोन यूज कर रहा था और इसी आधार पर पुलिस ने तब जेल के 8 अफसरों और मुलाजिमों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि ये न सिर्फ जेल से चल रहे सुकेश की ठगी के खेल से वाकिफ थे बल्कि इस जुर्म को अंजाम देने में उसकी पूरी मदद कर रहे थे। जब सुकेश ने भ्रष्टाचार किया था और उसमें तिहाड़ जेल के 80 से ज्यादा अफसर नापे गए थे, उस वक्त भी डीजी संदीप गोयल थे, लेकिन उस वक्त सरकार ने डीजी संदीप गोयल को तिहाड़ जेल से नहीं हटाया था। तो आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि उनको हटा दिया गया? जानकारों की माने तो सुकेश का लेटर बम इस पूरे मामले में अहम साबित हुआ। दरअसल इस लेटर में उन्होंने संदीप गोयल पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और यह कहा था कि संदीप गोयल को उन्होंने 12.5 करोड़ रुपए दिए हैं। यह बात और है कि इस मामले का सबूत सुकेश अभी तक पेश नहीं कर पाए हैं, लेकिन उससे पहले ही डीजी तिहाड़ यानी संदीप गोयल की छुट्टी कर दी गई। कैमरामैन विनोद और अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था, पर वो लड़का जहां नौकरी करता था उसके मालिक ने एक रोज उसी की गर्लफ्रेंड के सामने उसकी बेइज्जती करते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया। ये बात लड़के के दिल पर लग गई। अब वो मालिक से बदला लेने की साजिश बुनने लगा, पर उसने साजिश ऐसी बुनी कि कत्ल तो एक होना था पर हो गया 3। कहानी दिल्ली की है। दिल्ली के हरिनगर इलाके में मंगलवार की सुबह एक दहलाने वाली वारदात होती है। हरिनगर के अशोक नगर में रहने वाले अमीर कारोबारी समीर आहूजा के मकान में रोज की तरह उनका ड्राइवर अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है, मगर घर की हालत देखकर घबरा जाता है। घर का गेट खुला हुआ था और सारा सामान कुछ ऐसे बिखरा पड़ा था जैसा आमतौर पर लूटपाट या चोरी के मामलों में होता है। पहली नजर में उसे न तो समीर आहूजा नजर आते हैं और न ही घर के दूसरे लोग, लिहाजा वो शोर मचाने लगता है और जल्द ही पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया जाता है। ये शुरुआती कॉल चोरी की है। चूंकि मामला एक पॉश कॉलोनी में हुई चोरी का था और चोरों का निशाना भी एक अमीर कारोबारी की कोठी बनी थी, फौरन हरिनगर थाने की पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। लेकिन घर के अंदर घुसते ही पुलिस वाले भी ठिठक जाते हैं। ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं था, बल्कि मामला चोरी के साथ साथ ट्रिपल मर्डर का भी था। जी हां, घर के अलग अलग कमरों में घर के मालिक 38 साल के समीर आहूजा, उनकी 35 साल की पत्नी शालू और 33 साल की मेड सर्वेंट सपना की लाश पड़ी। समीर की लाश जहां उनके बेडरूम में खुद उनके अपने बिस्तर पर पड़ी थी, वहीं शालू और सपना की लाश उनके घर में मौजूद ब्यूटी सैलून के अंदर फर्श पर। कातिलों ने समीर का सिर लोहे की किसी चीज से बुरी तरह कुचल दिया था। लाश की हालत इतनी खराब थी कि समीर का चेहरा भी पहचानने लायक नहीं था, जबकि शालू और सपना के जिस्म पर चाकुओं के निशान थे। कातिलों ने दोनों का गला भी काट दिया था और ये सब कुछ देखकर पुलिस को लगने लगा कि ये मामला सिर्फ लूटपाट या चोरी का नहीं, जरूर किसी रंजिश का है, वरना लुटेरों को शायद अपना काम करने के लिए एक साथ इतने लोगों की जान लेने की जरूरत न होती और न ही कत्ल करने का तरीका इतना खतरनाक होता। असल में समीर की लाश ये बता रही थी कि कातिल उससे बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। शायद इसीलिए उन्होंने समीर के सिर को कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से कुचल दिया था। ठीक इसी तरह समीर की बीवी शालू पर भी चाकुओं से घातक वार किए गए थे। समीर आहूजा कपड़े के बड़े और अमीर कारोबारी थे, जबकि उनकी बीवी शालू भी एक एंटरप्रेन्योर थी। वो अपने घर में ही काव्या ब्यूटी मेकओवर के नाम से एक ब्यूटी सैलून चलाया करती थी।
घर का बारीकी से मुआयना करने और नाते रिश्तेदारों से बातचीत करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि कातिलों ने समीर के सिर पर शायद घर में रखे एक फ्राइंग पैन से वार कर उनकी जान ली, जबकि घर से जाते जाते वो शालू का आईफोन 13, एक लैपटॉप, कैश और दूसरी चीजें अपने साथ ले गए। हालांकि घर में इतनी भयानक वारदात हुई, मगर समीर और शालू की 3 साल की मासूम बेटी इसी घर में सोती रह गई। कातिलों ने उसे छुआ था। ऐसे में मौके पर पहुंची पुलिस भी बच्ची की इस हालत को देखकर हैरान रह गई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू करने के लिए सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेने का फैसला किया, क्योंकि घर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे। मगर दिक्कत ये थी कि कातिल जाते जाते अपने साथ सीसीटीवी कैमरे का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर भी उठाकर ले गए। लेकिन पुलिस ने दिमाग लगाया और आसपास लगे मकानों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांचने की कोशिश शुरू कर, और इसी कोशिश में उसे कामयाबी मिली। पुलिस इसके अलावा तफ्तीश के दूसरे तौर तरीकों पर भी फोकस कर रही थी। इस छानबीन में पुलिस को पता चला कि सुबह करीब 8 बजे 2 बाइक पर कम से कम 4 लोग समीर आहूजा के मकान में पहुंचे थे, जबकि उनके पीछे 2 लोग और भी उनके मकान में दाखिल हुए। हर एंगल से इस केस को देखा जा रहा है और उम्मीद है कि इसकी जल्दी है। अभी तक तो ओपन है कि एंगल कई तरह की है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, कोई भी निकल के आ सकता है। हैरानी की बात यह थी कि आहूजा के मकान में गेट पर फेस रिकॉग्निशन डिवाइस भी लगी थी। इसके बाद भी कातिल आराम से घर के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। मतलब ये कि कातिलों में कोई ना कोई आहूजा परिवार का जानकार जरूर था और आहूजा दंपति की रजामंदी से ही उनके घर में घुसा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द ही उन कातिलों में से 2 की पहचान कर ली। ये नजफगढ़ का रहने वाला सचिन और उत्तम नगर का रहने वाला सुजीत था। आनन फानन में पुलिस ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की और दोनों ही गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन इसके बाद दोनों ने कत्ल को लेकर जो कहानी सुनाई वो हैरान करने वाली थी। ये कत्ल अपमान, नौकरी से निकाले जाने और गर्लफ्रेंड के सामने बेइज्जत करने की एक वारदात के बदले के तौर पर किए गए थे। असल में शालू के काव्या ब्यूटी मेकओवर में एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड काम करती थी, लेकिन पिछले दिनों समीर और शालू ने किसी बात से नाखुश होकर पहले बॉयफ्रेंड को और फिर उसकी गर्लफ्रेंड को नौकरी से निकाल दिया था। क्योंकि समीर और शालू लड़के के काम करने के तौर तरीके से नाराज थे, उन्होंने उसे डांट फटकार करके भगाया था। और बस गर्लफ्रेंड के सामने फटकारे जाने की ये बात इस लड़के को कुछ इतनी चुभ गई कि उसने समीर और शालू की जान लेने जैसा भयानक फैसला कर लिया। इसके बाद उसी ने पूरी साजिश रची। एक एक कर अपने 5 दोस्तों को इस काम के लिए राजी किया और उन्हें आहूजा परिवार के मकान में लूटपाट का लालच दिया। लड़के ने बताया कि वो परिवार कितना अमीर है और किस तरह उनके घर पर धावा बोलकर लूटपाट करने से वो रातों रात अमीर बन सकते हैं। और बस इसी के बाद मंगलवार को इस वारदात को अंजाम दिया गया। दो लड़कों की गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि वारदात वाले दिन एक साथ 6 लोगों ने उनके घर पर धावा बोला था। एक एक कर पति पत्नी यानी समीर और शालू की जान लेने के बाद जब वो घर में लूटपाट कर रहे थे तो कुछ ही देर में खुले दरवाजे से उनकी मेड सर्वेंट सपना भी अंदर आ गई। सपना को घर के अंदर देखकर कातिलों को भी कुछ देर के लिए ये समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे, लेकिन चूंकि उन्हें सपना के बाहर जाने से पकड़े जाने का डर सता रहा था, उन्होंने फौरन आहूजा परिवार की मेड सर्वेंट सपना को भी दबोच लिया और ब्यूटी सैलून के अंदर ही कातिलों ने उसका भी गला रेत कर उसकी जान ले ली। ये उसकी बदकिस्मती ही थी कि वो ऐन उसी वक्त काम के लिए पहुंची थी जिस वक्त घर में कातिल मौजूद थे और सिर्फ दोहरे कत्ल और लूटपाट की एक भयानक वारदात का चश्मदीद होने के चलते सपना भी मारी गई। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार 2 बदमाशों की निशानदेही पर एक तीसरे लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया।
हालांकि इन पंक्तियों के लिखे जाने तक इस मामले का मास्टरमाइंड, जो शालू के ब्यूटी सैलून में काम कर चुका था, वो पकड़ा नहीं गया था, जबकि उसके 2 और साथी भी फरार थे। पुलिस की माने तो इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। कातिलों ने घर में घुसने से पहले पूरे 10 मिनट तक मकान की रेकी की। इसके बाद मास्टरमाइंड ने ही पुराने गिले शिकवे दूर करने की बात कहते हुए घर के गेट पर लगे फेस रिकॉग्निशन डिवाइस के जरिए अपने पूर्व मालिक समीर आहूजा और उनकी पत्नी शालू से बात की। दोनों ने भरोसे में आकर गेट खोल दिया और फिर गेट खुलते ही मास्टरमाइंड और उसके साथी कहर बनकर दंपति पर टूट पड़े। वारदात को अंजाम देकर कातिल करीब सुबह के 9 बजे ही घर से निकल गए, जिनके आने और जाने की सीसीटीवी तस्वीरें आसपास के कैमरों में कैद हुई और कातिलों के निकलने के ठीक थोड़ी ही देर बाद उनका ड्राइवर उनके घर पहुंचा, जिसके बाद इस भयानक मामले का खुलासा हुआ। इस घटना से साफ है कि कैसे एक शख्स ने अपनी बेइज्जती का बदला हत्या के रूप में लिया, और वो भी एक नहीं बल्कि 3 हत्याएं। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये कहानी कई सीख देकर जा रही है। कैमरामैन विनोद, मनोरंजन कुमार और अरविंद ओझा के साथ चिराग गुठी, दिल्ली, आज तक। इंदौर में एक इंटीरियर डिजाइनर दंपत्ति को कारोबार में नुकसान हुआ। नुकसान से उबरने के लिए उन्होंने अपने कुछ जानने वालों से कर्ज लिए, मगर कर्जदारों ने जब तकाजा करना शुरू कर दिया तो अपना घर छोड़कर दोनों एक दूसरे घर में छुप कर रहने लगे। एक रोज उसी घर से बीवी एक खत लिखती है अपने पति के नाम। ये उसका आखिरी खत था। सीसीटीवी कैमरे पर लाइव सुसाइड। और सुसाइड से पहले सीसीटीवी कैमरे में ही सुसाइड नोट लिखने की पूरी तस्वीर। एक सुसाइड की ये सिहरन पैदा करने वाली सीसीटीवी तस्वीरें तो हम आपको हुबहू नहीं दिखा सकते, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे का वो सच आपको जरूर बता सकते हैं जो किसी के भी दिलो दिमाग को झकझोर देने के लिए काफी है। मामला इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके का है, जहां मंगलवार की रात करीब 9:45 बजे एक महिला ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। विडंबना ये रही कि सुसाइड के दौरान इंदौर से करीब 700 किलोमीटर दूर भिलाई में मौजूद उसका पति अपने घर से सुसाइड से पहले अपनी बीवी को लगातार फोन करता रहा, लेकिन बीवी ने फोन नहीं उठाया और जब तक उसने अपने मोबाइल फोन पर घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की, तब तक देर हो चुकी थी। मरने वाली महिला करुणा शर्मा एक इंटीरियर डिजाइनर थी, जबकि उसका पति उत्तम शर्मा इंजीनियर है। पुलिस की माने तो करुणा शर्मा इंदौर में वीसी यानी वॉलंटियरी कंट्रीब्यूशन फंड चलाया करती थी, जिसे लेकर कुछ लोग उसे रुपए पैसों के लिए बहुत परेशान करते थे और इसी देनदारी के दबाव में और धमकी के चलते उसने ये कदम उठा लिया। सुसाइड करने से पहले महिला ने 7 पेज का एक नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने कई लोगों के नाम लिखे। महिला ने बताया है कि रुपयों के लेन देन को लेकर कुछ लोगों ने कुछ समय पहले उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की थी और उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। महिला की खुदकुशी की खबर मिलते ही पुलिस ने उसके शव को बरामद कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। उधर भिलाई से अपनी मासूम बेटी के साथ इंदौर पहुंचे महिला के पति ने इस सिलसिले में कई अहम खुलासे किए। पति उत्तम शर्मा का कहना है कि उसकी पत्नी 2017 से ही वीसी चला रही थी, जिसमें लोग 10-20 हजार रुपए देकर मेंबर बनते थे। कई लोगों ने मोटी रकम भी दी थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए और बात बिगड़ने लगी। अब लेनदार उन्हें और उनकी पत्नी को परेशान करने लगे। एक एक दिन में लोग उन्हें 10-10 बार फोन करते थे, जान से मारने की धमकी भी देते थे, जिससे उनका जीना मुहाल हो गया था। इंदौर में धर्मेंद्र शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। करुणा शर्मा की मौत के मामले में शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक करुणा और उसका पति इस बात से बेहद परेशान रहते थे कि उन पर किटी और बीसी फंड के जो रुपए थे उसे लौटाने का जबरदस्त दबाव था। यह दबाव इतना ज्यादा था कि कई बार करुणा और उसके पति को
मारने की धमकियां तक मिल चुकी थी। इस बात से करुणा बेहद ज्यादा परेशान भी रहती थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आरोपियों की धरपकड़ की तैयारी कर रही है, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। धर्मेंद्र शर्मा और कैमरामैन इरशाद के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब आप सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी www.crimetak.in पर। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।